So students, welcome back to the part 6 of the video, that is the आपका जो चैप्टर है कि कैसे हार्मनी में जानवरों और इंसानों को रहना है ना। तो 12.9 टॉपिक है बेटा हमारे पास, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इकोसिस्टम। कि इकोसिस्टम के क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे, कि परितंत्र जो होता है ना उसके क्या क्या लाभ हैं। एक इकोसिस्टम जो होता है, परितंत्र जो होता है, उसमें बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, जैव घटक मीनिंग जो लिविंग है लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द, and abiotic components like air, water, soil and sunlight depend on each other and support life process। और ये दोनों ही बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं और जितने भी जीवन की प्रक्रिया हैं, लाइफ प्रोसेसेस हैं, उनको ये सपोर्ट करते हैं, राइट। क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है तो लाइफ इनके सहारे आगे बढ़ती जाती है। ह्यूमंस आल्सो बेनिफिट ग्रेटली फ्रॉम द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम से मनुष्य जो होता है ना, हम मनुष्य प्रजाति हैं जो, उनको बहुत बेनिफिट होता है। बेनिफिट्स फ्रॉम डिफरेंट इकोसिस्टम। अब डिफरेंट इकोसिस्टम है हमारे पास, ठीक है। उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये मैंने आपको एक सीरियल में मैंने लगा रखा है, सूची बना रखी है एक, ठीक है, लिस्ट बना रखी है। सबसे पहले फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम एक है ना। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम से बेटा हमें मिलता है फ्रेश एयर, शुद्ध वायु, फर्टाइल सॉइल, फूड मिलता है हमें, फाइबर्स मिलती हैं, टिम्बर मिलती है, मेडिसिन्स मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम से मिल रहा है। एक्वाटिक इकोसिस्टम से समंदर है या झील है कोई, तो वहाँ से हमें क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, फूड मिल रहा है, राइट। एंड इट इज़ ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन में भी हमें हेल्प कर रहा है ना। इकोसिस्टम आल्सो गिव एस्थेटिक वैल्यू एंड रिक्रिएशनल वैल्यूज़। तो इसमें ऐसा है कि हमें जो मनोरंजन भी प्रोवाइड करते हैं, एस्थेटिक वैल्यू, सौंदर्यात्मक मूल्य भी हमें प्रोवाइड करते हैं। कैसे, मान लो इकोसिस्टम है, झील पे, समंदर पे आप स्पेशली घूमने जाते हो, दरिया के पास, नदी के किनारे है ना, समंदर के किनारे, ठीक है। सीनरी होती है वहाँ पर बहुत सुंदर, राइट। तो व्यू है, वहाँ सिर्फ व्यूज़ देखने के लिए हम जाते हैं ना। तो रिक्रिएशनल वैल्यू क्या है कि मनोरंजन भी है। आपने देखा होगा वहाँ पर जब आप जाते हो, पिकनिक मना रहे हो, है ना, तो वहाँ पर मनोरंजन के कई साधन हैं। डॉल्फिन्स देख रहे हो आप, है ना, तो डिफरेंट आप एक्वाटिक एनिमल्स को देख रहे हो। सो दिस इज द एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल वैल्यू ऑफ द इकोसिस्टम। ऑल दीज बेनिफिट्स सपोर्ट आवर वेल बीइंग एंड शो हाउ क्लोजली ह्यूमंस एंड नेचर आर कनेक्टेड। तो ये जितने भी बेनिफिट है ना, ये हमारे कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए हैं। एंड इससे हमें पता चलता है कि कैसे ह्यूमंस जो हैं वो नेचर में, मनुष्य और प्रकृति, नेचर के साथ हम कैसे कनेक्टेड हैं। However, when humans overuse or misuse nature resources, the balance of nature gets disturbed। आपने जुडिशियस यूज़ करनी है बेटा हर चीज़ की। अगर आप किसी चीज़ को ओवर यूज़ करते हो या मिस यूज़ करते हो, नेचुरल रिसोर्सेज की, प्राकृतिक संसाधनों का आप अधिक उपयोग करते हो या गलत उपयोग करते हो, तो उससे बैलेंस है नेचर का बिगड़ जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने रेत खनन करना शुरू कर दिया, है ना, कहीं पर बजरी का खनन करना शुरू कर दिया, मिट्टी का खनन करना शुरू कर दिया, तो उससे क्या होगा, आसपास का जितना इलाका है वो फ्लड प्रोन हो जाएगा, है ना। फ्लड प्रोन हो जाएगा तो वहाँ पर फ्लड्स आएंगे, वहाँ पर प्राकृतिक संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा, राइट। तो इसलिए डिस्टर्बेंस जो है, अगर हम किसी चीज़ को भी ओवर, पानी है, पानी को अगर आपने ओवर यूज़ करना शुरू कर दिया, पानी गंदा हो जाएगा, ठीक है। जमीन, अब जैसे पंजाब में है, नेचुरल रिसोर्स कौन सा है, वाटर। हम धरती से लगातार पानी निकाले जा रहे हैं, ठीक है, ओवर यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या है, पानी बहुत डीपली चला गया है, पानी बहुत नीचे से मिलना है, 170-80 मीटर पर जाकर, 180 मीटर, मैं मीटर की बात कर रहा हूँ, और फुट पे कई जगह पर 170-80 फुट पे जा रहा है पानी, वहाँ पर मिल रहा है, राइट। अब इसमें हमने पढ़ना है थ्रेटन्ड इकोसिस्टम, द सुंदरवन। तो एक संकटग्रस्त परितंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे, सुंदरवन के बारे में। तो ये ना, ये देखिए मैंने एक यहाँ पर पिक्चर लगी हुई है ना, ये सुंदरवन है ना। सुंदरवन के मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं, मैनग्रोव एक प्लांट्स होते हैं, तो उनके फॉरेस्ट हैं, नेचुरल फॉरेस्ट हैं, कहाँ पर, सुंदरवन में, है ना। तो सुंदरवन में ये जो फॉरेस्ट है ना, ठीक है, मैनग्रोव के, तो सुंदरवन हैव द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो सुंदरवन में सबसे लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं। दे आर लोकेटेड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स मीट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ये कहाँ पर है सुंदरवन के, ठीक है। ये बहुत सारा पार्ट जो है ना बांग्लादेश में भी पड़ता है और हमारे इंडिया में भी पड़ता है, ठीक है। ये एक पूरा का पूरा मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं, ठीक है, डिवाइडेड है दो कंट्रीज़ के बीच में। तो ये जो है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो हमारी सैक्रेड नदियां हैं ना, ये जहाँ पर मिलती हैं ना, वहाँ पर भारत और बांग्लादेश की सीमा के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर ये स्थित हैं। द सुंदरबंस आर होम टू मैनी फ्लोरा एंड फोना। और ये बहुत सारे वनस्पति और जीव जंतु जो लिविंग बींग्स हैं,
प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। फ्लोरा मीनिंग प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो जीव जंतु हैं वहाँ पर इन दैट रीजन, उनको हम फौना कह देते हैं। इंक्लूडिंग सेवरल एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो लुप्त प्राय प्रजातियाँ जो अभी एंडेंजर्ड हैं, लुप्त होने की कगार पर पहुँच गई हैं, उन सभी प्रजातियों का ये घर है। अब सुंदरबन की इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स। आपने देखा होगा कई बार साइक्लोन्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, तूफान और बाढ़ जो समुद्र में आता है या नदी में आता है, उससे ये बचाते हैं। स्लो डाउन स्ट्रॉन्ग विंग्स एंड वेव्स, बहुत तेज हवाएं और लहरें हैं, उनको ये स्लो डाउन करते हैं। ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, ट्री जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, रिलीज ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को ये रिलीज करते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस, अब इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यूनेस्को है ना जो, ठीक है, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है एक, ठीक है, हेरिटेज को ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। डिक्लेयर द सुंदरबंस अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो इन 1987, तो 1987 में इन्होंने क्या किया कि इसको जो है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया उन्होंने। ओके जी। अब सुंदरबन को थ्रेट क्या है, क्यों ये, मतलब हमने इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं सुंदरबन के बारे में? कटिंग मैनग्रोव ट्री फॉर द फ्यूल वुड एंड फार्मिंग, तो फार्मिंग के लिए और जो ईंधन के लिए लकड़ी है। आपको पता होगा अभी भी बहुत सारी एरियाज़ हैं जहाँ पर हम लकड़ी को यूज़ करते हैं फ्यूल के तौर पर, खाना वाना बनाने के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो उससे क्या है, फ्यूल वुड और फार्मिंग के लिए सुंदरबन को काट रहे हैं। वहाँ पर जो पेड़ मिलते हैं मैनग्रोव के, उनको काट रहे हैं। उससे क्या हो गया, वहाँ पर थ्रेट आ गया, वहाँ पर पेड़ लगातार कटने से वो धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है वो पर्टिकुलर फॉरेस्ट। इलीगल हंटिंग, अब वहाँ पर जितने भी मैंने बोला फौना है, जितने भी वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, उसका उनका अवैध शिकार हो रहा है। लोग अननेसेसरी मतलब लेकर जानवरों को मारते हैं और शिकार करते हैं उनका, और उनकी काउंटिंग कम हो रही है। ओवर यूज़ ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ठीक है, तो वन संसाधनों का बहुत अधिक उपयोग कर रहे हैं। तो पोल्यूशन जो है, ठीक है, ये जो आसपास हम इंसान रहते हैं जहाँ पर कॉलोनीज़ हैं, जहाँ पर बस्तियाँ हैं इंसानों की, ठीक है, दे आर कॉजिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट, है ना, ऑब्वियसली इंडस्ट्री भी लगी होंगी, और अनट्रीटेड सीवेज जो है उससे भी इनको नुकसान पहुँच रहा है। सीवेज मीनिंग अशोधित मल जल, मीनिंग जो घरों से, टॉयलेट से पानी निकलता है ना, बाथरूम वगैरह से, उससे भी इसको नुकसान पहुँच रहा है। दिस ह्यूमन एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब द नेचुरल फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, और इससे क्या है, इकोसिस्टम की जो नेचुरल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हुई है, राइट। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट है थ्रेट टू अदर इकोसिस्टम इन इंडिया। अब अदर इकोसिस्टम जो है इंडिया में, ठीक है, उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। उनको क्या जो है थ्रेट मिल रही है, उनसे क्या, उनको संकट क्या है उनके ऊपर, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वहाँ पर। तो इंडिया आल्सो हैव अदर थ्रेट्स ऑफ द इकोसिस्टम, तो और इकोसिस्टम जो है जितने भी हैं हमारे, फॉरेस्ट, सी, लैंड, जो हमारे लेक्स हैं, सारे इकोसिस्टम हैं, उन पर कहीं ना कहीं संकट है, वो प्रॉब्लम में है। आने वाले समय में वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्यों? डिफॉरेस्टेशन, एक तो वनों की कटाई हो रही है वहाँ पर। ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ओवर यूज़ हो रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों को ओवर यूज़ किया जा रहा है। इन्वेसिव स्पीशीज़, कोई ऐसी प्रजातियाँ वहाँ पर जानवरों की, एक्वाटिक एनिमल्स की, बर्ड्स की ऐसी आ जाती हैं जो अपनी काउंटिंग बढ़ा रही हैं और जितने भी जानवर हैं उनका शिकार कर रही हैं, है ना। ऐसी भी प्रजातियाँ होती हैं ना जो दूसरों के ऊपर डोमिनेट हो जाती है, दूसरों को खाना शुरू कर देती है और उनकी अपनी काउंटिंग बढ़नी शुरू होती है। मीनिंग वहाँ पर कहीं ना कहीं जो फूड वेब है या फूड जो हमारी चेन है वो डिस्टर्ब्ड है ना, ये सभी कारणों से। अनसस्टेनेबल लैंड यूज़, तो अनसस्टेनेबल अस्थायी भूमि उपयोग में नहीं, लगातार हम बिना किसी प्लानिंग के भूमि का उपयोग कर रहे हैं। वहाँ पर कोई कटान कर दी, कोई वहाँ से चीज़ ले ली, ठीक है, कोई वहाँ पर इंडस्ट्री लगा दी, फॉर द टाइम वहाँ से निकाल लिया कुछ मटेरियल और उसको छोड़ दिया, है ना, एज सच। तो इससे पोल्यूशन से भी इससे नुकसान पहुँच रहा है। तो दीज प्रॉब्लम्स डैमेज फॉरेस्ट्स, इससे इन सभी प्रॉब्लम से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट, रिवर्स, वेटलैंड्स, ग्रासलैंड्स, स्क्रब लैंड्स और कोस्टल एरिया, ये सारे के सारे जो है मतलब ये डिस्टर्ब हो रहे हैं। जितने भी इकोसिस्टम है, ये जितने भी हैं, फॉरेस्ट, रिवर्स, वेटलैंड, ग्रासलैंड, स्क्रबलैंड और कोस्टल एरिया, ये सारे के सारे इकोसिस्टम हैं, ये सारे के सारे इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहे हैं। डेफिनेशन जो है अब इसमें जो हम पूछ सकते हैं, व्हाट इज इकोसिस्टम? अ सिस्टम वेयर वाइटिक और एवाइटिक कंपोनेंट दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। मैनग्रोव फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ग्रोइंग इन कोस्टल सैलाइन एरियाज, मैनग्रोव फॉरेस्ट का मैंने डिस्कस कर दिया। तो सैलाइन एरियाज, स्पेशली समंदर के किनारे सैलाइन एरियाज में ये मैनग्रोव के फॉरेस्ट हैं, ये
प्रोटेक्ट करते हैं, हमें फ्लड से बचाते हैं, जो पीछे डिस्कस कर दिया ना, स्टॉर्म्स एंड फ्लड से हमें बचाते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी होती हैं? लुप्तप्राय प्रजातियाँ, मीनिंग जो एंड होने वाला है, जिनका रिस्क है कि एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, थोड़े समय में ख़त्म हो जाएंगी। जैसे डोडो का मैंने बताया, डोडो एक बर्ड था, वो एक्सटिंक्ट हो चुका है इस धरती से अभी, है ना। डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई जो है, लार्ज स्केल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट्स, इससे हमको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं? जितने भी आप आसपास चीज़ें देखते हैं ना, हवा, पानी, ठीक है, समंदर जो है, ठीक है, रेत, सॉइल, ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। फॉरेस्ट्स, रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर सच एज फॉरेस्ट, वाटर, सॉइल एंड एयर, तो ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब एक क्वेश्चन है, सजेस्टेड आंसर है विद थिंकिंग क्वेश्चन, ये आपकी बुक में क्वेश्चन दिया, लेकिन हमने इसका आंसर देना है साथ में ही। हाउ कैन वी स्टॉप डैमेजिंग फॉरेस्ट, रिवर्स एंड वेटलैंड्स? तो हम फॉरेस्ट, रिवर्स और वेटलैंड्स को डैमेज करना कैसे बंद कर सकते हैं? बाय यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली, हम रिसोर्सेज को बड़ी समझदारी से यूज़ करें, पोल्यूशन को रिड्यूस करें, ठीक है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें, ट्रीज को प्लांट करें, अवेयरनेस फैलाएं, अपने स्कूल में बताएं कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अगर हम नेचर को नुकसान पहुंचाएंगे, सेमिनार लगाएं, ठीक है, उसमें हम आर्टिकल्स लिखें, चार्ट्स बनाएं, रैलीज निकालें, ठीक है, और कम्युनिटी में हम इकट्ठे वर्क करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा इकोसिस्टम बचा रहेगा। तो बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा साइंटिफिक हेरिटेज। तो साइंटिफिक हेरिटेज क्या है? प्रोटेक्टेड एरियाज, हमारी वैज्ञानिक धरोहर क्या है? संरक्षित एरियाज हैं ऐसे कुछ। बट आर प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड एरियाज कौन से हैं? प्रोटेक्टेड एरियाज हैं आर द पार्ट्स ऑफ लैंड और वाटर दैट आर सेट असाइड टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट। तो अब ऐसा है, एक पर्टिकुलर एरिया हमने उसको प्रोटेक्ट कर दिया, पानी जहाँ भूमि है, कोई फॉरेस्ट है, उसको हमने कवर कर दिया और उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ टोटली बंद कर दी, और हमने बोल दिया कि ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, जहाँ पर ह्यूमन का आना जाना बंद है और यहाँ पर सिर्फ जानवरों का आवास रहेगा, वो खुद फलें फूलें, जैसे उनका इकोसिस्टम चलता है वैसा वो चलाएं। दीज एरियाज आर लीगली प्रोटेक्टेड सो दैट प्लांट्स, एनिमल्स एंड इकोसिस्टम कैन सर्वाइव। तो ये लीगली, इसके ऊपर अगर आप इसमें इंट्रूड करते हो, घुसपैठ करते हो, आप अंदर जाते हो, तो इसमें आपको पनिशमेंट हो सकती है। पोचिंग करते हो, पनिशमेंट हो सकती है। बिना परमिशन के आप जाते हो तो आपको कानून के घेरे में लिया जा सकता है। एज पर लॉ आपके ऊपर कोई ना कोई जो सुइटेबल कार्रवाई की जा सकती है। तो इनको हार्मफुल जितनी भी ह्यूमन, वैसे अगर घूमने फिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हर बंदा जो है उसमें कहीं ना कहीं जैसे प्लास्टिक फैला दिया है ना, कहीं पोचिंग कर दी, शिकार कर दिया, पत्थर मार दिया किसी चीज़ को, है ना, वहाँ से किसी चीज़ को तोड़ दिया, तो ऐसी चीज़ों से बचाने के लिए इनको हम प्रोटेक्ट करते हैं। अगर तो ह्यूमन प्रॉपरली इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, लिव एंड लेट लिव वाली पॉलिसी से चल रहा है, ठीक है, सामंजस्य से चल रहा है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर ऐसे इकोसिस्टम को क्या है, हम संरक्षण देते हैं, पूरा कंजर्वेशन, मतलब वाइल्ड लाइफ एक्ट के अधीन उसको कंजर्व करके रखते हैं, उस एरिया को, वहाँ पर प्रोहिबिटेड किया जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ को। प्रोटेक्टेड एरिया इंडिया में कौन कौन से हैं? तो जैसे नेशनल पार्क्स हैं, राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्यजीव अभ्यारण्य होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज होते हैं। ऑल दिस हेल्प प्रोटेक्ट एंटायर हैबिटेट्स एंड नॉट जस्ट वन स्पीशीज। तो इसमें पूरा का पूरा हैबिटेट, उसमें हर तरह के जानवर, प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, बड़े जानवर, छोटे जानवर, बर्ड्स, हर चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी आवाज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिर्फ एक स्पीशीज़ के लिए नहीं, पूरे हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उस एरिया को कंजर्व कर देते हैं। वाई आर प्रोटेक्टेड एरियाज इंपॉर्टेंट? प्रोटेक्टेड एरियाज इंपॉर्टेंट क्यों हैं? प्रोटेक्टेड एरियाज हेल्प टू, पहली बात, कंजर्व एंडेंजर्ड एनिमल्स, ये एंडेंजर्ड एनिमल्स को कंजर्व करते हैं, ठीक है। लुप्तप्राय जीव जो हैं, जो ख़त्म होने वाले हैं, एंडेंजर्ड हैं, ख़त्म होने की कगार पर हैं, उनको ये कंजर्व करेंगे, उनको बचा के रखेंगे। प्रोटेक्ट बर्ड्स एंड रेयर प्लांट्स, तो दुर्लभ प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स नहीं हैं जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, तो रेयर प्लांट्स और बर्ड्स को ये प्रोटेक्ट करेंगे। कुछ पक्षी भी हैं जो ख़त्म होने की कगार पर हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर जब घर मिल जाएगा, वहाँ पर वो रिप्रोड्यूस करेंगे, अपनी जनरेशन को बढ़ाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उनकी काउंटिंग बढ़ जाएगी। मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, तो जैव विविधता, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एक एरिया में जब हम अनडिस्टर्ब रहेंगे तो वो अपने आप प्रफुल्लित होंगे, अपने आप बढ़ेंगे। प्रिजर्व इकोसिस्टम बैलेंस, तो परितंत्र का वो क्या है, संतुलन को बना के रखेंगे। सेव नेचर फॉर फ्यूचर जनरेशन, तो भविष्य में जितनी भी पीढ़ियाँ आएंगी, अब हम बोलेंगे कल को ये चिड़िया होती थी, है ना, पर्टिकुलर चिड़िया का नाम लेकर। अब जैसे हम बात करते हैं डोडो की, कि डोडो होता था, अब क्यों, वो बेचारा
शरीफ सा एक पक्षी था, उसको सभी ने उसको किल कर दिया और उसकी काउंटिंग को टोटली ख़त्म कर दिया। तो अब हम जब उसको किल कर रहे थे तो उनका फ्यूचर कौन था? हम थे ना। अब हम किसी को किल करना शुरू कर देंगे तो आने वाली जनरेशन्स उसको क्या देखेंगी? तो इसलिए फ्यूचर जनरेशन्स के लिए इनको संभाल कर रखना है, ठीक है, नेचर को, ये भी हमारे पास ज़रूरी है। अब बेटा जो मैंने आपको बताया कि जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, सेंचुरीज हो सकती हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ पार्क हो सकते हैं। अब इसमें इसमें से आप देखना कि आपने कौन कौन से सुने हैं। फेमस प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं इंडिया में, सम इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया आर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, सुना होगा आपने जिम कॉर्बेट, है ना। तो मानस नेशनल पार्क है असम में है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वेस्टर्न घाट्स में है, चिल्का लेक है उड़ीसा में। ये तो अभी रिसेंटली व्हेन आई वाज टू उड़ीसा मैं मिस कर गया इसको, आई कुड नॉट विजिट द सेम। तो ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अरुणाचल प्रदेश में, हेमिस नेशनल पार्क है लेह में, किबुल लामजो नेशनल पार्क है मणिपुर में, प्रीटोम आइलैंड मैरीन नेशनल पार्क है गुजरात में, ठीक है। तो ये सारे के सारे वाइल्ड लाइफ पार्क, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, ये इम्पोर्टेंट हैं। ये आपको जीके के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको जीके के अंदर इनको याद करना है तो आप इनको याद कर सकते हो। तो प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व एंड बायोडाइवर्सिटी, इनकी मैंने डेफिनेशन दे रखी है। तो मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि मैं डेफिनेशन भी दूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दूंगा, तो ये मैंने आपको दे दिए। तो इससे आप लर्न कर सकते हो। अब देखो बेटा, इकोसिस्टम मैंने बताया ना, इकोसिस्टम तो नेचुरल भी हो सकता है, कोई फॉरेस्ट हो गया, लेक हो गई, है ना, या हमने ऊपर पढ़े ना कितने सारे। अब ये जो इकोसिस्टम है ना, क्या मैन मेड इकोसिस्टम भी होते हैं? यस, मैन मेड इकोसिस्टम भी होते हैं। वो कौन कौन से हैं? ह्यूमन मेड इकोसिस्टम कौन से हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ठीक है। वो क्यों बनाए जाते हैं? अपनी फूड के लिए, रिक्रिएशन के लिए, लाइवलीहुड के लिए, ठीक है, मैं खाना बना कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, रिक्रिएशन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, है ना, फूड के लिए, है ना। तो ये एक इकोसिस्टम जो बनाए जाते हैं। अब इसमें एग्जांपल हम देंगे। ये इकोसिस्टम नेचुरल नहीं होते जरूरी। अब लेक है वो नेचर ने बनाई है। अब कहीं पर डैम, बांध बन गया तो बांध का जो पानी है वो मैन मेड है ना, उसके पहले तो वहाँ पर रिवर था। तो इसमें जो मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं ना, इसमें रेगुलर ह्यूमन केयर जो है रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, और इसको लगातार मैनेज करना पड़ता है सो दैट इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर सके। अब ह्यूमन मेड इकोसिस्टम कौन कौन से हैं? फार्म्स और एग्रीकल्चर फील्ड्स, ठीक है, फार्म्स और एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं, फिश पॉन्ड्स हैं, है ना। ये सभी चीज़ें आप देखो ना, फार्म्स तो आपने खुद, एग्रीकल्चर फील्ड तो हमने खुद बनाए होते हैं। धान का खेत ले लो, ठीक है, गेहूं का खेत ले लो, ठीक है। फिश पॉन्ड्स हैं, पार्क्स और गार्डन भी हमने खुद बनाए होते हैं, तो वहाँ पर एक इकोसिस्टम है। एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बेशक बड़े नहीं हैं, छोटे ही होंगे वहाँ पर। एक्वेरियम है, वो भी एक इकोसिस्टम है। आप उसमें फिश रखते हो, उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फिशेस होंगी। प्लांट की नर्सरीज जो हैं वो इकोसिस्टम है। रिजर्वर्स एंड डैम्स, ये तो मैंने पहले एग्जाम्पल दे दिया आपको। बड़े बड़े रिजर्वर्स जो होते हैं वो भी एक इकोसिस्टम है, राइट। तो इम्पोर्टेंस क्या ह्यूमन मेड इकोसिस्टम की? अब जो हमने मैन मेड इकोसिस्टम जैसे ये मैंने ऊपर बताए, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है? जब इनको हम डिज़ाइन करते हैं ना, जब बनाते हैं हम, ठीक है, तो इससे क्या होता है? ये पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ऑफर रिक्रिएशनल स्पेसिस फॉर पीपल। तो रिक्रिएशनल स्पेसिस जो हैं लोगों के लिए बनाते हैं, और ये एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए भी हेल्प करते हैं। तो नेचुरल एंड ह्यूमन मेड इकोसिस्टम कौन कौन से हैं, ठीक है। तो नेचुरल इकोसिस्टम एक साइड पे लिखा है, ह्यूमन मेड सिस्टम एक है, ठीक है। इसके बीच में मैंने डिफरेंस लिख दिया। नेचुरल इकोसिस्टम जो है अपने आप बनते हैं, नेचुरल नेचर जब क्रिएट। तो डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन मेड इकोसिस्टम में क्या रहेगा कि नेचुरल इकोसिस्टम एक साइड पे लिख लीजिए, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम एक साइड पे। तो नेचुरल इकोसिस्टम अपने आप बनेगा, जैसे झील है, दरिया है, समंदर हैं, ठीक है, ये सारे खुद बने हैं। मैन मेड इकोसिस्टम जो है उसको क्रिएट करता है ह्यूमन, ठीक है, जैसे एक एक्वेरियम हो गया, पोंड हो गया, ठीक है, जहाँ एक बाग हो गया, बगीचा हो गया, ठीक है, एक छोटी सी आपका कुआं हो गया, है ना, तो जहाँ रेजर्वायर हो गया किसी डैम का। और ये सेल्फ सस्टेनिंग होता है नेचुरल इकोसिस्टम, यानी अपने आप को खुद केयर करेगा, अपने आप को खुद डेवलप करेगा, खुद ही इसमें चीज़ें जो है अपने आप मॉडिफाई होंगी, अपने आप को डेवलप करता रहेगा, इसकी में कोई केयर की जरूरत नहीं होगी, सेल्फ सस्टेनिंग रहेगा। लेकिन जो मैन मेड इकोसिस्टम है ये सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होता, इसको ह्यूमन केयर की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई क्यारी बनाई है ना, कोई बगीचा बनाया है, कोई बाग बनाया है ना, एक्वेरियम है आपके पास, आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी,
अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वहाँ पर प्लांट्स या एनिमल जो भी हैं उनकी डेथ हो जाएगी, राइट। यहाँ पर नेचुरल इकोसिस्टम की एग्जांपल है फॉरेस्ट, पॉन्ड, है ना, झील वगैरह जो भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर मैन मेड इकोसिस्टम की एग्जांपल है हमारे पास फार्म, पार्क वगैरह, ठीक है। एक्वेरियम भी आप उसमें लिख सकते हो, राइट।